नमस्कार। मैं कोमल शर्मा, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी। इस वक्त हम सब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी बीमारी है जो विश्व भर में फैली हुई है और आप सब अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। यही प्रार्थना है, यही दुआ है और कि जल्दी जल्दी हम इस बीमारी से बाहर निकलें और अपनी नॉर्मल लाइफ में जिएं। मैं आज आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। एक तो मुझे बहुत दुखी होकर मैं ये बात कह रही हूँ कि इस दौरान इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है मेरे पास। लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, वाइफ को मार रहे हैं, उनको सारा सारा दिन घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब इस तरह से बहुत तरह से वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए इस टाइम पे। मेरी जितनी भी बाहर बहनें हैं उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो अपने हक के बारे में। तो आज मैं आपके साथ 125 सीआरपीसी को डिस्कस करना चाहती हूँ। 125 सीआरपीसी होता है मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, जो एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती हैं, बच्चे अपने पिता से क्लेम कर सकते हैं, बुज़ुर्ग माता पिता क्लेम कर सकते हैं, एबनॉर्मल बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं, एक डिवोर्स लेडी जो है वो भी अपने हस्बैंड से अगर उसने रीमैरिज नहीं किया तो क्लेम कर सकती है। एक बेटी जो कि अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो अपने पिता से क्लेम कर सकती हैं। तो इस बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ कि ये लोग हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक सबसे और बड़ी बात ये है कि मेंटेनेंस वो होता है, वो चीज़ है वो मांग सकता है जो कि खुद का भरण पोषण नहीं कर सकता। जैसे कि वो बीवी या बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं तो कोई जॉब नहीं है, वो क्लेम कर सकते हैं। वो लोग जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो क्लेम कर सकते हैं 125 में। 125 में क्या होता है कि हम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और उसमें रीज़न देते हैं कि किस कारण वजह से हम अपने घर से दूर रह रहे हैं या हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमें मेंटेन नहीं करा। जो भी उसका रीज़न होता है हमें उस एप्लीकेशन में डालना होता है। दूसरा, हमें अपने हस्बैंड की जो इनकम होती है या अपने बेटे की जो इनकम होगी, जो माता पिता हैं, हमें वो उन्हें दिखाना पड़ता है कि ये मेरा बेटा कमाता है, इतना कमाता है और उसके क्या एसेट्स हैं, एसेट्स में उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, शेयर्स हैं, वो जो कुछ भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। और हमें कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ता है कि ये इस तरह से ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है और इतना सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी ये अपने बीवी बच्चे या माता पिता जो भी है उसको ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एक इसमें सबसे बड़ी बात, ये तो मैंने आपसे बात की थी कि जो लोग क्लेम कर सकते हैं, अब जो क्लेम नहीं कर सकता है, देखिए जो पत्नियां अपने पति से अलग रह रही हैं, ठीक है, किसी और के साथ रह रही हैं, वो इसे क्लेम नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, वो लोग वो लेडीज़ जो कि किसी अनसफिशिएंट रीज़न की वजह से, मतलब किसी कारण, बिना किसी कारण के जो अपने पति का घर छोड़ के कहीं भी रह रही हैं, मायके में या कहीं भी, वो इसे क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो ये आप बात समझिएगा, सिर्फ मेंटेनेंस उन लोगों के लिए है जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हैं। इसमें मैंने आपको बोला जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें कुछ टाइम बाद ही आपको एक इंटरम मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है। इंटरम मेंटेनेंस ऑर्डर होता है जिसमें यानी कि कच्चा, जिसे हम कहते हैं कच्चा भत्ता, कच्चा मेंटेनेंस, जिसमें आपको मान लो वो कुछ भी एक छोटी अमाउंट लगा देते हैं कि फ़िलहाल आपको वो आपके हस्बैंड पे करेंगे जब तक कि केस डिसाइड नहीं होता फुल एंड फाइनल। उसमें हमें उन सारे एसेट्स जो हमने लगाए हैं उनका पूरा एविडेंस देना होता है कि जो भी हमने इस एप्लीकेशन में बताया है वो सारे एसेट्स हमारे हस्बैंड के पास हैं या जो भी हैं उनके पास हैं। और फिर उसके बाद फाइनल सारी आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपका जो मेंटेनेंस है आपको आपके हस्बैंड की इनकम के अकॉर्डिंग इतना लगेगा, और वो आपको लग जाता है, आपको लगता है, आपके बच्चों को लगता है, जिससे उनकी स्कूल की पढ़ाई और वो सारा खर्चा आपके हस्बैंड मेंटेन करेंगे।
माँ बाप को लग सकता है, अपने बच्चों से ले सकते हैं वो, अगर वो उनको मेंटेन नहीं करते हैं बुढ़ापे में आके। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि जब आपका पूरा अमाउंट है जो भी आपको मेंटेनेंस लगा है, अगर आपके हस्बैंड अपीयर नहीं होते हैं, मान लीजिए हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है और वो अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर जिसने कंप्लेंट फाइल की होती है, जो कंप्लेनेंट होता है उसके फेवर में होता है वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है और आपको मेंटेनेंस लग जाता है। जब आपका मेंटेनेंस लग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस लग गया तो वो आपके हस्बैंड अपीयर नहीं हो रहे हैं या उसे पे नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में आपको 1 साल के अंदर अंदर एक एग्जीक्यूशन फ़ाइल करनी होती है। उस एग्जीक्यूशन में आपका पूरा साल का जितना भी अमाउंट बनता है वो सारा आपको वो अमाउंट उस एप्लीकेशन में डालना होता है, और वो भी एक मैजिस्ट्रेट के पास ही हमें फ़ाइल करनी होती है। उसमें फिर वो फादर आगे ऑर्डर्स होते हैं कि अगर तो वो अपीयर हो जाते हैं संबंध से तो ठीक है, नहीं तो उनको अरेस्ट करना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। तो उसमें आगे फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा बताना चाह रही हूँ, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जितनी बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं वो तो समझ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शायद वो एक जो लीगल लैंग्वेज में वर्ड्स आते हैं वो ना समझ सकें। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाह रही हूँ 125 के बारे में। और वो आपको मेंटेनेंस लगा देते हैं, और उसके साथ फिर वो आपकी एग्जीक्यूशन होती है। वो एग्जीक्यूशन साल की हो जाती है। वो आप पूरी पेमेंट उनको आपको, अगर वो आपको नहीं कर रहे हैं तो उनको एक साथ करनी पड़ती है। ये है 125 CRPC, जिसे हम कहते हैं गुजारा भत्ता। एक छोटी सी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसे। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है अभी आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहूँगी हर टॉपिक के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो लॉ है, जो कानून बना है, वो हमारी रक्षा के लिए है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। सेकेंडली, अब मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्कस करूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिले हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस में। उसके बाद मैं आपके साथ गार्डियन एक्ट भी करूँगी, क्योंकि अक्सर मेरे पास ज़्यादातर फ़ीमेल्स जो आती हैं उनको एक ही बात होती है कि मेरे हस्बैंड ने या जिसने भी है, कोई सास ससुर ने, किसी ने बोला कि हम आपके बच्चे आपसे ले लेंगे, छीन लेंगे। आपको उनको लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है, उनको डोमिनेट करते हैं। तो एक इस चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर 498 है, उसे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो इस बारे में कि अगर कभी आपको इस चीज़ को, इन लॉ को यूज़ करना, इन सेक्शंस को यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की लास्ट ईयर एक गाइडलाइंस आई थी कि उसमें उन्होंने बोला था कि 25% जो हस्बैंड का इनकम है वो वाइफ को मिलना ही चाहिए। तो ऐसे तरह तरह की साइटेशंस आती रहती हैं। और एक चीज़ और, मान लो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है और आपको जो ऑर्डर हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये डिफरेंट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है, हम सेशन कोर्ट में जा सकते हैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़, और उसके बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के बाद सेशन के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेप होते हैं। इस स्टेप वाइज हम इन कोर्ट्स में जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रही थी, 125 CRPC, बीवी क्लेम कर सकती है, बच्चे क्लेम कर सकते हैं, डॉटर्स क्लेम कर सकती हैं, माँ बाप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, फिर उसके साथ फर्दर अकॉर्डिंगली वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसमें ऑर्डर पास होता है। अब धीरे धीरे आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, नॉर्मली जितने भी सेक्शंस हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कौन सा सेक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नेगेटिव है, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं हमें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो के थ्रू आप कुछ समझ सके हों, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सजेशन भी ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट आप किस सेक्शन पे मुझसे बात करना चाहते हैं। और दूसरा, मेरी प्लीज़ ये अपील है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो लोग घर में कर रहे हैं वो ऐसा कुछ ना करें। मैंने 1-2 केसेस पे तो आपने
बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और उनका तो सॉल्व करने का कोशिश किया है, लेकिन अभी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारा ही कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ने में लगे हुए हैं। और बिल्कुल लॉकडाउन के खुलते ही प्रायोरिटी बेसिस पे जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, जितने भी मेरे पास कंप्लेंट हैं, उनको मैं टेकअप करूँगी और बहुत सीरियसली इनको सारे केसेस को हैंडल करूँगी। तो प्लीज़ एक मेरी अपील है कि आप घर में रहें, सेफ़ रहें। आपको बहुत मुश्किल से ये वक्त मिला है फैमिली के साथ गुजारने का, तो अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। और देखते हैं, अभी बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक अलग सेक्शन पे एक और वीडियो करूँगी। थैंक यू।